नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर है। आज की तारीख भारत के आर्थिक इतिहास से शायद ही कभी मिटाई जा सके। आइए जरा आज से ठीक 1 साल पहले का ये बयान सुन लें। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हां, मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया लेकिन पूरी तैयारी नहीं की, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। पुराने नोट बेकार हो चुके थे और बैंकों में नए नोटों की भारी किल्लत थी। ठंड के दिनों में पूरे देश को एक झटके में लाइन में खड़े होने की सजा सरकार ने इसलिए सुनाई थी क्योंकि देश में कुछ लोगों के पास काला धन था और सरकार का कहना था कि वह उसे बाहर लाना चाहती थी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि देश में केवल 6% काला धन ही नकदी के रूप में मौजूद है और जनता भी यह देख ही रही है कि काला धन रखने वालों को पनामा और पैराडाइज पेपर्स में अपना नाम दर्ज कराते हुए कितना मजा आता है। उन 100-200 लोगों पर तो सरकार ने पिछले 3.5 सालों में जिनका धन जो है वो बाहर है, यानी पैराडाइज और पनामा का जो मामला आया है उसमें है, उस पर कोई सरकार कोई सख्ती नहीं दिखाती है। लेकिन मेहनत का पैसा घर में जोड़कर रखने वालों को फरमान सुना दिया गया है कि तुम सारा पैसा बैंकों में जमा कर दो। थोड़ा और पीछे चलते हैं 14वीं सदी में, जहां दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी तरह अचानक अपनी राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी में ले जाने का फैसला किया था और जनता को हुक्म दिया था कि वह दिल्ली से देवगिरी चले जाए। तुगलक के इस फैसले के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और दिल्ली भी उजड़ गई। एक शासक के सनक भरे इस आदेश को आज भी तुगलकी फरमान कहकर के याद किया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प जानकारी और दे दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सिक्का बंदी करवाई थी, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी करवाई। उसने रातों रात चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलवाना शुरू कर दिया था, लेकिन तांबे के जो सिक्के उसने ढलवाए वे अच्छी क्वालिटी के नहीं थे और लोगों ने उनकी नकल करते हुए उन्हें घरों में ही ढालना शुरू कर दिया था तथा उन्हीं से जजिया यानी कि टैक्स अदा करना शुरू कर दिया था। तुगलक का यह फैसला भी गलत साबित हुआ। इससे राजस्व में भारी हानि हुई और फिर उसे घाटे को पूरा करने के लिए उसने करों में भारी वृद्धि भी की, जिसका खामियाजा अंततः आवाम को ही भुगतना पड़ा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसका बेहतरीन उदाहरण 14वीं और 21वीं सदी के नोटबंदी के ये फरमान हैं। मोदी जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की और खुद अगले दिन जापान की यात्रा पर निकल गए थे। इधर देश में हाहाकार था और उधर वे न्यू इंडिया के सपने दिखा रहे थे। लौटकर भी उन्होंने अपने इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश करते हुए जाली नोट और आतंकवाद पर रोक की बात कही और साथ साथ डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया के नए मंत्र उच्चारित किए। आज आलम यह है कि न आतंकवाद पर रोक लगी है, न जाली नोट छपने बंद हुए हैं। काला धन पर तो सरकार के पास पुख्ता आंकड़े ही नहीं हैं जिसके आधार पर वो कोई दावा कर सके। सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाली थी, लेकिन यहाँ तो लाखों नौकरियाँ चली गईं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नए डाटा के मुताबिक देश की टॉप लिस्टेड कंपनियों में साल 2016-17 में बीते साल के मुकाबले रोजगार कम हुआ है। छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, गृहिणियों की कमर नोटबंदी के कारण टूट गई। 100 से अधिक लोगों की जानें चली गईं। लाखों लोग प्रभावित हुए, लेकिन सरकार अब भी अपनी पीठ ठोक रही है। कहा जाता है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी जो सामने है उसे प्रमाण की क्या जरूरत है। अगर नोटबंदी देश के लिए लाभदायक थी तो जनता के बीच उसका असर अपने आप दिख जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को देश भर में घूम घूम कर बताने की क्या जरूरत पड़ गई कि नोटबंदी का लाभ इतना ज़्यादा हुआ और देश को उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उसकी सालगिरह मनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आज? क्या एक ऐसे फैसले का जश्न मनाना ठीक है जिसके बारे में यही पता नहीं चल पाया है कि वह ठीक है या गलत? केवल विपक्ष इसे गलत मानता तो कहा जा सकता था कि यह विरोध राजनीति से प्रेरित है, लेकिन नोटबंदी पर कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने सवालिया निशान लगाए हैं। नोटबंदी का जश्न मनाना क्या उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है जिन्होंने इस फैसले के कारण अपनों को खोया है? शायद आज मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा जश्न नहीं मनाया होता। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।